हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये हमारा अकेडमिक का एक और चैप्टर जिसे हम उठा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें इसमें मेटल्स के बारे में पढ़ना है, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल। और उसके साथ साथ हमें एक नया टर्म पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो ठीक है, मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी में हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक, तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। बट आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। तो हेडिंग डालिए आपका नया चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले अपन जिसको उठा रहे हैं वो है मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स को डिफाइन करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत सारी चीज होती है। मेटल्स आर दोज विच आर सॉलिड इन स्टेट, मेटल आर दोज विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो वो प्रॉपर्टी होती है कि मेटल वो होते हैं जो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई दो सब्सटेंस में दे दूं, एक्स एंड वाई या कुछ भी दो दे दूं, मैं बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और मैं बोल रहा हूं दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तो बताओ इन दोनों में से मेटल कौन है? तो तुम्हारा आंसर होगा जो डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो मेटल्स को अगर इजी टर्म्स में डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे? मेटल्स आर दोज हु डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक, मेटल्स आर दोज which donates electron। ठीक है, मेटल्स आर दोज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा आप उन्हें मेटल्स में कंसीडर करोगे। मेटल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करके अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं नेचर, कि मेटल्स का नेचर कैसा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड एंड रिजिड, या फिर आप बोल सकते हो मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड। ठीक है, मेटल आपके क्या होते हैं, उनका नेचर अगर देखें तो मेटल का नेचर कैसा होता है? ये हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लिथियम एंड सोडियम। लिथियम और सोडियम जो आपके मेटल्स हैं वो आपके ज्यादा हार्ड नहीं होते, उन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट है वो कौन से दो मेटल है? लिथियम एंड सोडियम। इसको छोड़ के सारे मेटल्स हार्ड और सॉलिड होते हैं। सेकेंड, नेचर के बाद अगर हम बात करें लस्टरस। अब देखो लस्टरस की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर किसी भी सब्सटेंस के पास शाइनिंग सरफेस होती है तो आप उसे बोलते हो कि उसके पास प्रॉपर्टी है लस्टरस।
तो हम क्या बोलेंगे, मेटल्स आर लस्टर इन नेचर, यानी मेटल्स की सरफेस जो होती है वो शाइनिंग होती है। मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर्स या फिर लस्टर, ठीक है। मेटल के पास लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, यानी इनके पास भी शाइनिंग सरफेस होती है। ठीक। थर्ड अगर हम बात करें तो बात करते हैं सोनोरस। अब ये सोनोरस क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस को आप किसी चीज से पीटो तो वो आवाज करे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सोनोरस। तो आप जानते हो कि जितने आप लोगों ने देखा होगा रिंग बेल या कहीं पे भी आपने कोई भी चीज देखी होगी, अगर आप किसी मेटल को किसी चीज से मारोगे तो वो आवाज करता है ना, वो साउंड प्रोड्यूस करता है ना, तो इसका मतलब मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, ठीक है। यानी मेटल्स के पास ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसे किसी चीज से मारें तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। फोर्थ, डेंसिटी। बात करें डेंसिटी की, मेटल्स आर हाईली डेंस, यानी कि अगर डेंसिटी की बात करो तो मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंस मतलब मेटल्स में अगर आप लोग देखो तो मेटल सॉलिड होता है और कॉम्पैक्ट होता है, यानी उसके जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, यानी बहुत पास और बहुत ही क्लोज बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो मेटल्स आर हाईली डेंस, नोट करो, इसे रफ करता। तो अगर हम मेटल्स को एक लाइन में डिफाइन करें तो मेटल्स आर दोज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कैटायन। चाहो तो यहां पे ऐड कर सकते हो, एंड फॉर्म कैटायन। अब ये सिंपल सी बात है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो खुद पे पॉजिटिव चार्ज लेगा, और खुद पे पॉजिटिव चार्ज लेगा तो वो कैटायन का ही फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तुम बात करो तो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं इसका एक्सेप्शन देखूं तो क्या होगा, तो एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। रूम टेम्परेचर पे गैलियम और सीजियम जो होती है वो जनरली आपकी इतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंटेन नहीं करती। कई जगह कई बुक्स पे लिखा रहता है कि गैलियम और सीजियम जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, लाइक मर्क्यूरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी क्या होती है, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर तुम पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस तुमने लिया, तुम उसे किसी चीज से पीट रहे हो और पीट के तुमने उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर लिया, तो अगर कोई भी सब्सटेंस थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी उसकी मैलिएबिलिटी होती है। तो मेटल्स में आप सब जानते हो सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इनके फॉइल बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या, इनको पीट के थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। और सबसे ज्यादा मैलिएबल अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। मेटल्स आर हाईली मैलिएबल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होता है, एग्जाम्पल
गोल्ड जिसका सिंबल क्या होता है AU, सिल्वर इसका सिंबल क्या होता है AG। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस को तुम पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वो प्रॉपर्टी उसकी मैलिएबिलिटी होती है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। तो इसमें क्या होता है, पहले मैं लिखवा देता, मेटल्स आर हाईली डक्टाइल, और इसका एग्जांपल भी यही होता है गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखो डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है अगर तुम किसी सब्सटेंस को मेल्ट करके थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, सीधा सीधा बोल लो कि अगर कोई सब्सटेंस थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी होती है डक्टिलिटी। ठीक है, आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड लूं, 1 ग्राम गोल्ड मतलब अगर आपकी उंगली से गिर जाए नीचे कहीं तो आप ढूंढ भी नहीं सकते हो। 1 ग्राम गोल्ड अगर आप लेते हो तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। यानी 1 ग्राम गोल्ड कितना ज्यादा डक्टाइल है, हम उसको खींच खींच के 2 किलोमीटर लंबी वायर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस को आप वायर में कन्वर्ट कर दो और वो वायर में कन्वर्ट हो जाए बिना ब्रेक हुए तो वो क्या होता है डक्टाइल। आप लोग एक चीज देखो तो जितने भी वायर वगैरह फॉर्म हुए वो सब मेटल से फॉर्म हुए, कॉपर। ठीक है, तो आप कोई भी चीज देखो तो मतलब वायर, जितनी भी वायर आपके आसपास होंगी वो सब मेटल से फॉर्म हुई है, कोई भी नॉन मेटल से फॉर्म नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, मेटल के पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी हम उनको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी चीजें देखो, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग एक चीज देखो कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे मान लो करंट आ रहा है और वहां पे हम आयरन वगैरह कोई चीज लेके चले जाएं तो क्या होता है, वो करंट उससे पास होके तुम्हें भी लग जाता है ना। तो जो करंट के पास होने की टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा एग्जांपल, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी की बात। हीट की बात करूं तो मान लो तुम कोई चीज गैस पे, तुमने एक बर्तन कोई भी लिया हुआ है जो मेटल का बना हुआ है, अब तुम उसे गैस पे रखो तो गैस पे रखने के बाद तुम्हें क्या फील होगा, थोड़ी देर बाद भले वो कितना भी गैस से दूर है, हैंडल उसका कितना भी दूर है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हीट तुमको फील होने लगेगी तुम्हारे हाथों में। यानी कि वो क्या कर रही है, वो हीट को ट्रांसफर कर रही है। और इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो फ्री इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी या हीट जनरेट होती है, यानी उसी के थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होके तुम तक पहुंचती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें एक चीज एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। नोट कीजिए इसको। और दूसरा भी आप इसमें ले सकते हो, इसमें लेड भी आपका एक्सेप्शन में आता है, लेड। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। ठीक है, इनके अलावा जितने मेटल्स हैं वो सब आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नोट कर लिया। तो
ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर उसके बाद हम चलेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, तो पहले दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लो कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। और एक चीज और, यहाँ पे जो मैंने आपको ये एक्सेप्शंस लिखाए हुए ना, इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि बताओ ये मेटल है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऑप्शन दे दिया जाए इन फ्यूचर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इन चारों में से कौन बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल, तो आपका आंसर यहाँ लिखा होगा। तो इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, जितने भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। और आप सबको ये बात तो पता है कि मर्क्यूरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि हम मर्क्यूरी को मेटल में कंसीडर करते हैं। तो ये नेचर का भी एक्सेप्शन है, यानी नेचर में हमने क्या बोला, मेटल्स आर सॉलिड एंड हार्ड, तो वहां पे एक्सेप्शन कौन होगा, मर्क्यूरी। इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये सबको पता है कि मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मैं तुम्हें चलो बता देता एक बार एक कि मैंने जो बोला कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या। सपोज मेरे पास ये कोई मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल में क्या होता है, इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स किसी से बॉन्डेड नहीं होते, पूरे मेटल में रोटेट करते रहते हैं, पूरे मेटल में रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसको हीट दे रहा हूं, मान लो मैंने इसे कहीं पे हीट देना स्टार्ट किया, हीट दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें बहुत तेजी से रोटेट करेंगे और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल में जाके बहुत तेजी से रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो तुम कहीं पे भी मेटल में हाथ लगाओगे ना, तुम्हें वो गर्म फील होगा। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का केस होता है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये बात तो तुमको फिजिक्स में बताई गई होगी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अब मेटल तो वो डोनेट कर रहे हैं, तो नॉन मेटल कौन होंगे, जो रिसीव करते होंगे। नॉन मेटल्स आर दोज विच रिसीव्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी नॉन मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं एंड फॉर्म्स एनायन, और फॉर्म क्या करते हैं, एनायंस फॉर्म करते हैं। तो दोनों को डिफाइन करना तो बहुत इजी है, मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, ठीक है। अब इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं, या फिर अगर तुम्हें नॉन मेटल को एक दूसरे टर्म में डिफाइन करना है तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, नॉन मेटल्स आर दोज which do not have properties of metal, यानी जिनके पास मेटल जैसी कोई प्रॉपर्टी ना हो वो सब नॉन मेटल्स में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहला अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो मेटल्स की हमने बात की तो हमने क्या बोला, मेटल्स आर सॉलिड, वहां पे हमने एक एक्सेप्शन देखा किसका, मर्क्यूरी का। लेकिन नॉन मेटल की बात करो तो नॉन मेटल सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। नॉन मेटल के पास तीनों प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसका नेचर, उसकी स्टेट जो होती है तीनों होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं बात करूं नेचर की, तो मेटल्स क्या थे, मेटल्स हार्ड थे,
तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, मतलब ये हार्ड तो होते हैं लेकिन हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन मेटल्स को तुम इजीली, ऐसा नहीं कि मेटल तुमने आयरन लिया और हाथ से तोड़ दिया, पॉसिबल नहीं है। तोड़ने जाओगे पता चला हाथ ही टूट जाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है, नॉन मेटल्स का नेचर ब्रिटल होता है, यानी उन्हें हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। सब किसी को नहीं कर सकते, लेकिन जनरली नॉन मेटल्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी हमने कौन सी देखी थी? लस्चर। तो मेटल्स, अब यहां पे सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल यही लिखा जाएगा, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। तो इसको याद करना, आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी याद करनी है, इसकी प्रॉपर्टी तो उसका अपोजिट है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ लस्चरस, यानी कि नॉन मेटल्स के पास लस्चर की प्रॉपर्टी नहीं होती, इनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती। नोट कीजिए इसको। अगर आप चाहो तो इसमें एक एक्सेप्शन देख सकते हो, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, तो सिर्फ आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास लस्चर की प्रॉपर्टी होती। नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लस्चर की बात कर ली हमने, सोनोरस। तो नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन ज्यादा है, ध्यान रखना, तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, ठीक है। नॉन मेटल के पास सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती। देखो, इस चैप्टर के बाद तुम्हारा एकेडमिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ लिया, एसिड बेस एंड सॉल्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा रनिंग है, और कार्बन एंड कंपाउंड्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। कार्बन एंड कंपाउंड्स में कुछ चीजें बची होंगी थोड़ी बहुत, तो वो अपन बाद में देख लेंगे, उसका इतना टेंशन नहीं है। जो हमें इंपॉर्टेंट चीज समझनी थी हमने समझ ली। आईयूपीएसी हमने अच्छे से देख लिया, रेडॉक्स रिएक्शन हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। गैस लॉज मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका था, पीरियोडिक टेबल भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका। अब बचता क्या है? तो देखो, ये चैप्टर होने के बाद हम कोई फाउंडेशन का चैप्टर उठाएंगे। तो तुम मुझे बता दो, मेरे पास दो ऑप्शन है, मोल कंसेप्ट या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तुम दोनों में से जिस चैप्टर को बोलोगे मैं वो पढ़ा दूंगा। लेकिन अब हमें फाउंडेशन पे बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सब ठीक है, 2-2 3-3 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, पर वीक में हमारे पास सिर्फ एक क्लास है। 2-3 क्लास होती तो हम सोच लेते कि हम फाउंडेशन बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब कंप्लीट करने के बाद तुम फाउंडेशन के 4-5 चैप्टर पढ़ लोगे, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक क्लास है, उससे ज्यादा नहीं है। और वो भी कैसी है कि यहाँ पे अभी ऐसे चल रही है, चलो रेगुलर क्लासेस होती तो देख लेते ऊपर नीचे कुछ हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोर्स बहुत, मतलब फाउंडेशन कोर्स हमारा बहुत पीछे हो जाएगा। तो हमने सिर्फ 3 चैप्टर फाउंडेशन लेवल में पढ़े हैं अभी तक, 4, और चौथा भी क्या, जो गैस लॉज मैंने पढ़ाई उसमें सिर्फ गैस लॉज ही पढ़ाई है, वो चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अभी देख लो, मोल कंसेप्ट या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई एक चैप्टर आप उठा लेना, वो उसके वीडियो लेक्चर्स में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सोनोरस की बात हो गई, बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनके पास, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो, एक्सेप्ट डायमंड।
अब डायमंड, अब तुम सोचोगे नॉन मेटल से डायमंड कहां से आ गया, तो देखो कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, यहां से बता, कार्बन इसके एलोट्रॉप्स होते हैं 3, कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो ये 3 इसके एलोट्रॉप होते हैं, तो कार्बन एंड कंपाउंड में यही चीज हमें देखनी है, ठीक है। अब इसके जो 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, तो ये दोनों तो आपके नेचुरल होते हैं, यानी हमें नेचर से एज इट इज मिलते हैं, और ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल होता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जब कोई एक सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होता है या फिर डिफरेंट नेचर्स कंटेन करता है। देखो तीनों कार्बन, इनमें प्योर कार्बन है इन तीनों में, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर है इनके। ये डायमंड है, डायमंड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, यानी दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस डायमंड होता है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स, हमने क्या बोला, नॉन मेटल्स बिल्कुल हार्ड नहीं होते, ब्रिटल होते हैं, तो वहां पे उसका एक्सेप्शन ये भी हो सकता था। सेकेंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या मतलब, तीनों के फॉर्म अलग है, तीनों में प्योर कार्बन है लेकिन 3 डिफरेंट फॉर्म में है। तो जब कोई सब्सटेंस अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उनके एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डायमंड आया है, क्योंकि डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है। डायमंड नॉन मेटल में रखा नहीं गया, डायमंड का कोई सिंबल नहीं होता, लेकिन डायमंड का सिंबल अगर तुम्हें दिखाना है तो तुम डायमंड का सिंबल सी से ही दिखाओगे, बस उसके बाद क्या लिख दोगे, सी डायमंड। लाइक तुम ऐसे लिखते हो, सी डायमंड। तो डायमंड में प्योर कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट में भी प्योर कार्बन ही होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, नॉन मेटल्स आर लो डेंस, ठीक है, यानी इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट भी कार्बन की एक फॉर्म है, तो वो क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या आया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नोट कर लिया। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। तो अगर बात करें मैलिएबिलिटी की, तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी, यानी कि इसको तुम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स को हम पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसके पास मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। So non-metals
डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि इनको तुम थिन वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके पास कोई भी प्रॉपर्टी मेटल जैसी नहीं होती। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके पास मेटल्स की प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम उसको एक्सेप्शंस का नाम दे रहे हैं। नोट कर लीजिए इन सारी चीजों को। अगर मैं बात करूं एक और चीज, मैंने वहां पे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखाया, अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। क्या बोलेंगे? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड। आपका जो डायमंड होता है ना, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी एक मेंशन कर लेना, ठीक है। चलते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, तो नोट कीजिए जल्दी से। पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी पहले हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हम रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवा के देखेंगे कि मेटल किसके साथ कैसी रिएक्शन देता है। तो पहली जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट with oxygen to form metal oxide, यानी कि अगर आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स। जो मेटल ऑक्साइड्स आपके फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि मेटल की रिएक्शन अगर तुम ऑक्सीजन से करवाते हो तो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है और वो मेटल ऑक्साइड नेचर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो जनरल फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो क्या होगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। नोट कीजिए जल्दी से। अगर मैं बात करूं मेटल्स में सोडियम पोटेशियम जैसे मेटल्स की, तो सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल को हम क्या करते हैं? सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल को हम केरोसिन में इमर्स्ड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि सोडियम और पोटेशियम, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम और पोटेशियम को हम किस में रखते हैं, तो उसका आंसर होगा केरोसिन, यानी कि केरोसिन में हम उसको इमर्स्ड करके रखते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एयर के ऑक्सीजन के साथ
विगोरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही रैपिड रिएक्शन होती है और वो फॉर्म करते हैं अपने ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर मैं देखूं Na की रिएक्शन O2 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Na2O। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2, ठीक है, Na प्लस O2, तो बैलेंस मत करो, Na प्लस O2 गिव्स Na2O। अगर मैं लूं पोटेशियम और इसकी रिएक्शन में O2 के साथ कराऊं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, K2O। अगर तुम्हें अगर इसकी बैलेंसिंग ही करनी है, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ एक चीज कर सकते हो, यहाँ ट्वाइस कर दो तो ये 4 हो जाएगा। सोडियम कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन कितने, 2। वैसे ही यहाँ पे 4K प्लस O2 गिव्स ट्वाइस K2। तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, ट्वाइस Na के साथ नहीं होती। वैसे हमें बैलेंसिंग तो हमारा सेकेंडरी चीज है, हमें पहले सिर्फ ये देखना होता है कि रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं विगोरसली। ठीक है, बहुत रैपिड रिएक्शन होती है ये। बट अगर मैं बात करूं इसके अलावा, लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ इतनी रैपिड रिएक्शन नहीं दिखाते, स्लो रिएक्शन दिखाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। तो लाइक सेकेंड है यहाँ पे, अगर मैं बोलूं Mg की रिएक्शन में O2 के साथ करूं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, MgO। तो मैं यहाँ पे ट्वाइस कर दूं तो ये फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं, इसकी रिएक्शन O2 के साथ करूं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Al2O3। ठीक है, 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन होती है स्लो, यानी कि सिर्फ अल्कली मेटल्स जो Na के, ये आपके बहुत रैपिड रिएक्शन देते हैं एयर के साथ। लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर आप जिंक लेते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब स्लो रिएक्शन दिखाते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो ये ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ना, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देते हैं। इससे क्या होता है, दोबारा रिएक्शन नहीं दिखाते ये सब। इसीलिए आप लोग देखो, आप लोग मेटल में जब भी आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि कोरोजन में आप कौन सा मेटल यूज करते हो, जिंक। क्योंकि जिंक क्या करता है, एक लेयर फॉर्म कर देता है, इसके बाद उस पर कोरोजन नहीं होता। ठीक है, तो जो लेयर होती है वो किसकी होती है, जिंक ऑक्साइड की। 4Zn 2Zn प्लस O2 गिव्स 2ZnO। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर। अब देखो, रिएक्शन विद वाटर में 2 टाइप की रिएक्शन होती है। कैसे होती है वो देखते हैं। यानी 2 टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, कुछ मेटल्स कुछ प्रोडक्ट देते हैं, कुछ मेटल कुछ प्रोडक्ट देते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर। तो इसको तुम्हें याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो metals react with water to form metal oxides और metal hydroxide। अब देखो, यहाँ पे 2 टाइप की चीजें बन रही है। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स देते हैं और कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखूं तो क्या होगा, मेटल प्लस H2O गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड मेटल प्लस H2O गिव्स
मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन हाइड्रोक्साइड देता है और कौन ऑक्साइड देता है? तो आपको मैंने देखो एक चीज अपन को पता है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड, यानी इजिली फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि हाइड्रोक्साइड ऑलवेज अल्कली मेटल्स देंगे, और पी ब्लॉक या डी ब्लॉक के कोई भी मेटल हुए या पी ब्लॉक से कोई मेटल उठाया गया या डी ब्लॉक से कोई मेटल उठाया गया तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो हमारे यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, हम कैसे याद रखेंगे कि मेटल हाइड्रोक्साइड कौन देंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, और मेटल ऑक्साइड्स कौन देंगे? डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। इनमें से अगर कोई एलिमेंट अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या देंगे? मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये इजी फॉर्म है, इसको याद रखने के लिए इजीली हमें यहां से याद हो जाता है कि कौन हाइड्रोक्साइड दे रहा है और कौन ऑक्साइड दे रहा है। चलो पहला हम लेते हैं, सपोज मैं रिएक्शन करा रहा हूं Na प्लस H2। अब Na क्या है? Na एस ब्लॉक एलिमेंट है तो ये क्या देगा? NaOH, यही देगा। ठीक है, और उसके साथ H2 तो क्या हो जाएगा? 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मैं फिर से एस ब्लॉक एलिमेंट ले लेता हूं, Ca प्लस H2O। Ca की रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब यहां से मैं रिएक्शंस बैलेंस भी करूंगा, ये तुम्हारा काम है। Mg प्लस H2O gives MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। तो देखो तीनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और तीनों क्या फॉर्म कर रहे हैं? हाइड्रोक्साइड्स। अगर मैं इसके अलावा अब एलिमेंट चेंज करूं, एलिमेंट चेंज करके मैं कोई दूसरा एलिमेंट लूं तो वो क्या फॉर्म करेगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो सपोज मैंने लिया है जिंक और उसकी रिएक्शन में H2O के साथ करा रहा हूं तो ये क्या फॉर्म करेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस H2। अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं उसकी रिएक्शन में कराऊं H2O के साथ तो ये क्या फॉर्म करेगा? Al2O3 प्लस H2। ठीक है, और अगर मैं Fe ले लूं उसकी रिएक्शन H2O के साथ कराऊं तो ये फॉर्म करेगा Fe3O4 प्लस H2। तो देखो यहां पे एलिमेंट D और P के थे तो ये सब ऑक्साइड्स दे रहे हैं, और ये क्या थे? S ब्लॉक के थे, तो ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं। नोट कीजिए इसे। और एक चीज और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी मैटर करती है कि कौन किस प्रॉपर्टी, यानी वाटर तो सबने लिया है लेकिन वाटर कैसा लिया हुआ है ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं सोडियम के साथ तो सोडियम के साथ हम लेते हैं कोल्ड वाटर, कैल्शियम के साथ भी हम लेते हैं कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम के साथ हम लेते हैं हॉट वाटर, और इनके साथ हम लेते हैं स्टीम, यानी ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, इजी सा फॉर्मेट है कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे ये याद रखना कि सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे डी और पी के वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये थी दो प्रॉपर्टी हमने देख ली, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर। तो दोनों में से देखो ऑक्सीजन वाली तो सिंपल सा है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे, और उसमें भी हमने क्या पाया था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो ऑक्सीजन के साथ बहुत रैपिड रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन उसके अलावा जो एलिमेंट्स थे वो स्लो रिएक्शन दे रहे थे। वाटर के साथ हमने एक चीज देखा कि वाटर के साथ भी जो डी और पी वाले हैं
पहली बात तो वाटर के साथ नहीं स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, और उसके अलावा वो हमेशा ऑक्साइड ही देते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। तो अभी प्रीवियस चैप्टर में ही हमने इसको पढ़ा था, वहां पे क्या था, हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ देखी थी। यहां पे हमें क्या करना है, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ देखना है, बात तो सेम ही है, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद dilute acid to form salt and liberate हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं और लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा मेटल प्लस एसिड, तो एसिड हमने कैसा बोला है, डाइल्यूट, और वो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया Na, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं HCl से, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। तो ये HCl कैसा होगा, डाइल्यूट। मैंने सोडियम की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दी, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 प्लस H2। मैं Mg की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा रहा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, MgSO4 प्लस H2। नोट कीजिए, एक दो एग्जांपल और कराता। और ये सारे एसिड्स हमने कैसे लिए, डाइल्यूट एसिड्स। तो देखो जनरली सारे मेटल्स H2SO4 HCl जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। और अगर मैं बात करूं HNO3 की, तो HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन HNO3 के साथ रिएक्शन सारे मेटल नहीं दे पाते, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो यहां पे हम एक नोट लिखेंगे, Mg and Mn reacts with dilute HNO3 to form their nitrates and liberate H2 गैस, ठीक है। तो Mg और Mn ही HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं करता। तो Mg की रिएक्शन अगर मैं HNO3 के साथ कराऊं, तो ये फॉर्म करता है Mg NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, और ये कैसा है, डाइल्यूट। तो इसको डाइल्यूट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, Mn। मैग्नीज की रिएक्शन में अगर HNO3 के साथ कराऊं और ये भी कैसा है, डाइल्यूट, तो ये फॉर्म करता है Mn NO3 का होल ट्वाइस और उसके साथ देता है हाइड्रोजन गैस। नोट कीजिए इसको। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, अब देखो मेटल्स तुम्हारे एसिड के साथ रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन बेस के साथ सारे मेटल्स तो रिएक्ट करते नहीं, ठीक है। बेस के साथ जब हमने बेस की प्रॉपर्टी देखी थी, तो वहां पे हमने दो टाइप की, यानी जो मेटल 8 फॉर्म कर रहे थे हमने सिर्फ उनकी रिएक्शन देखी थी कि भाई वो मेटल 8 फॉर्म कर सकते हैं, दैट्स व्हाई रिएक्शन कर रहे थे। तो हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन विद बेस। अब बेस के साथ अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेस के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेगा, बट वो मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं जो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। ये जो एम्फोटेरिक में लिखवा रहा है, इसका मतलब क्या होता है,
तो इस एम्फोटेरिक, देखो एम्फोटेरिक मेटल्स भी होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक मेटल या एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उनको बोलते हैं जो दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। यानी वो मेटल्स जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं हम उनको एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं, और वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं हम उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन दे सकते हैं, यानी उनकी रिएक्शन दोनों के साथ कराओगे तो वो इजीली दोनों के साथ रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है, तो उन्हें हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो रिएक्शन विद बेस, मेटल रिएक्ट, तो यहां पे जो मेटल मैंने लिखा वो कैसा मेटल है, एम्फोटेरिक। मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म मेटल 8 एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखूं कि मेटल प्लस बेस तो क्या फॉर्म होगा, मेटल 8। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, तो वो सब क्या थे, मेटल 8, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन हम ले रहे हैं जिंक और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Na2ZnO2 प्लस H2, और इसका नाम ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं, इसका नाम क्या होता है, सोडियम, और क्या हो जाएगा, जिंकेट। तो ये क्या बन गया, मेटल 8। मेटल 8 कैसे, इसको जरा सा ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक 8, तो ये क्या बन गया, मेटल 8, ठीक है। अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH के साथ कराऊं तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NaAlO2 और उसके साथ देगा हाइड्रोजन गैस, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसके बाद मेटल की कुछ और प्रॉपर्टीज बचेंगी, लाइक नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कि नॉन मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है। बट यहाँ तक जितनी भी रिएक्शंस आपको बताई हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई हैं, यहाँ पे जो भी चेंजेस हैं कि कब कौन किस कंडीशन में किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये सब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन इसी के बेस्ड पे होते हैं, ठीक है।